हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पहले तो माफी चाहता हूँ आप लोगों से। इस वीडियो को बनाने में मुझे लगता है कि मैंने आपसे कहा था कि शाम को ही अपलोड हो जाएगी, लेकिन अभी समय हो रहा है, रात का 10 बज रहा है और मैं इसको शूट कर रहा हूँ। अर्थात ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। तो आज यानी कि 6 तारीख के दिन रात में 10 बजे हम इसे शूट कर रहे हैं। इसमें समय इसलिए लग गया क्योंकि कंटेंट बहुत सारी जगह से कलेक्ट किया गया है। एमपी का कंटेंट इतना आसानी से मिल नहीं पा रहा था, तो जो भी मैगजीन्स हमारे पास थी, जो भी करंट अफेयर्स की बुक्स जो मार्केट में भी आजकल चल रही हैं, उन सभी प्रकाशंस की हेल्प ली गई। तो उन सभी का भी धन्यवाद बहुत बहुत। और साथ ही साथ इंटरनेट का सहारा लिया गया, और खास तौर पे वो चीजें जो हमें इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं थी, उन चीजों को छोड़ना, ठीक है, वो भी थोड़ा सोच समझ के करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम इसमें लग गया है। तो बिना देर करते हुए इसमें हम पूरा एमपी का करंट अफेयर पढ़ेंगे, निश्चिंत रहें आप। पूरा एमपी का करंट अफेयर जिसमें अवार्ड भी सारे आ जाएंगे, सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स जो हुए हैं वो भी आ जाएंगे, सारी गतिविधियां। और इसके अलावा आपको एक और क्लास मेरी देखनी पड़ेगी, वो होगी आर्थिक सर्वे की, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पूरी क्लास का पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ये एमपीपीएससी प्री 16 फरवरी को जो आयोजित होने वाला पेपर है, उसके लिए स्पेशल क्लास है। और इस क्लास के अंदर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। इंडिया की भी मैंने ऐसे ही बना दी है, तो वो भी जाके आप जरूर देखिएगा, लिंक आपको उसका दे दिया जाएगा, ठीक है सर। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रमुख घटनाक्रम देखेंगे, खेल अवार्ड देखेंगे, प्रमुख अवार्ड जैसे कि लता मंगेशकर अवार्ड किसको मिला, प्रमुख नियुक्तियां देखेंगे, विभिन्न पदों पर हमारे यहाँ पे अभी कौन आसीन है, निधन देखेंगे, सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो इस बार चर्चाओं में रही, फसल की रैंक, सोयाबीन में गेहूं में हम कहाँ हैं, सम्मेलन कुछ हुए होंगे जैसे कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है। तो ये सारी की सारी चीजें हमको देखना है। तो देखिए सर, सबसे पहले भोपाल गैस त्रासदी के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये एक बड़ा इवेंट, मतलब ये काफी चर्चाओं में रहा था। तो आपको बस याद रखना है कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की कंपनी थी, और उसके अंदर 1983 चौरासी के अंदर 2 से 3 दिसंबर की मध्य रात्रि को एक विस्फोट होता है, यानी कि एक गैस लीक होती है, और गैस लीक होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। तो चर्चाओं में इसलिए ये था कि भाई जो मटेरियल था इसका, यानी कि जो अवशिष्ट था, उसको भोपाल से इंदौर ट्रांसफर किया गया, और भोपाल से इंदौर जब ये ट्रांसफर किया गया तो बहुत सारा विवाद हुआ था, आप सबने देखा होगा। तो कहां पर इसको भेजा जा रहा था, पीथमपुर भेजा जा रहा था। तो बस आप इसको याद रखेंगे कि भोपाल गैस त्रासदी के 4 दशक हो चुके हैं, 40 साल से ज्यादा हो चुका है, और इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट मिक गैस का रिसा हुआ था। एमपीपीएससी बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है, याद रखिएगा, ये सबको पता होगा। अब माधव राष्ट्रीय उद्यान नोवा टाइगर रिजर्व बन गया, तो इसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण हमारे यहाँ पे काम करता है, जिसका नाम है एनटीसीए, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एनटीसीए। आपके काम की जो बात है वो ध्यान रखना है, ठीक है। शिवपुरी जिले में माधव राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। इसी शिवपुरी नेशनल पार्क के अंदर सांख्यराजा झील आती है, जिसे आंध्र भूमि क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक है। तो माधव नेशनल पार्क का 8वां बाघ आरक्षित क्षेत्र हमारा होगा। तो हमारे यहाँ पे टोटल 8 बाघ आरक्षित क्षेत्र है। और क्या हुआ है भाई, इसको घोषित कर दिया गया। तो अब ये शिवपुरी के अंदर आता है, और इसका जो विस्तार है 1751 वर्ग किलोमीटर में होगा, जिसमें 300 वर्ग किलोमीटर का मुख्य क्षेत्र शामिल होगा, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व में कितना क्षेत्र होगा, 1751 वर्ग किलोमीटर, ठीक है सर। इस सफल प्रयोजन के लिए माधव राष्ट्रीय उद्यान ने सितंबर 2024 में बाघ शावकों को जन्म के साथ बाघ संरक्षण के मील का पत्थर साबित होगा, यानी कि यहाँ पे बाघ अब जो है रहने लगेंगे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के अंदर ये बाघ रिजर्व बन गया है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के अंदर आपको पता होगा कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा बाघ, यानी कि 785 बाघ रहते हैं। तो मध्य प्रदेश में कितने बाघ है, 785। और माधव नेशनल पार्क इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सांख्य राज्य झील है, जिसे आंध्र भूमि रामसर साइट्स घोषित किया जा चुका है, ठीक है सर। अगला देखिए, विश्व एड्स दिवस चर्चाओं में था। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने मध्य प्रदेश के इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सभागृह के अंदर विश्व एड्स दिवस 2024 का स्मरण उत्सव किया। अब देखिए, एड्स जो होता है इसमें 90% मामलों का पता लगाने, 90% का एनआरटी उपचार करने तथा उपचारित 90% व्यक्तियों को वायरल लोड करने के लिए दिया जाता है। तो आपसे बस एमबीपीएस इतना पूछ सकता है कि 90 90 90 ये लक्ष्य किस बीमारी से संबंधित है। तो याद रखिएगा, एड्स से संबंधित है, ठीक है। और अब इसको संशोधित करके 95 95 95 किया जा चुका है, ठीक है। तो एड्स दिवस जो है ये 2024 के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर जो है इसको स्मरण किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और इंदौर के अंदर, ठीक है।
अगला देखिए, बेगा आदिवासी कलाकार हैं जोधैया बाई, इनका निधन हो गया। बेगा आदिवासी कलाकार हैं, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है जोधैया बाई, और इसका इनका जो है क्या हो गया, लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। तो बेगा जनजाति आप सबको पता है, जब मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो बेगा जनजाति एक पिविटीज है, यानी कि एक आदिम प्रकार की जनजाति है। और जोधैया बाई इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि 2023 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, अभी वाले पद्मश्री भी मैं बता दूंगा किसको कौन सा मिला है, तो मैं आप निश्चिंत रहे, पूरा करंट अफेयर हम कवर करेंगे इसके अंदर, और मैंने हर वो चीज शामिल की है जो एमपीपीएससी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है सर, तो कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2023 में सम्मानित किया गया है किसे, जोधैया बाई को, जिनका निधन हो चुका है। तो बस इतना पूछा जाएगा कि जोधैया बाई किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये बेगा आदिवासी कलाकार है और इनका जो संबंध है बेगा जनजाति से है। इनका जो स्थान है वो उमरिया जिला है। ठीक है, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चाओं में था। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य इसलिए भी चर्चाओं में है क्योंकि आपको पता है मध्य प्रदेश में जो है चीता अनुवांशिक का विश्लेषण तेंदुआ को स्थानांतरित करने के लिए 2025 में चीता का पुनः परिचय की तैयारी की जा रही है। अब देखिए क्या होता है, चीता जब कुनो नेशनल पार्क के अंदर रखा गया तो चीता भाग के राजस्थान की बॉर्डर पार कर गया। तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार ने एक और संभावित स्थान चुना है जहां पर चीते को रखा जा सकता है, तो ये है गांधी सागर अभ्यारण्य। गांधी सागर अभ्यारण्य की बात करें तो ये चंबल नदी के किनारे पर आता है, यानी कि चंबल नदी पर आता है गांधी सागर बांध, जो हमारे यहाँ का सबसे पहला बांध था। तो प्रारंभिक अभ्यारण्य जो है इसमें 64 वर्ग किलोमीटर में शिकारी रोधी बाड़े और 6 से 8 चीतों को लाया जाएगा। पहली बात है कि यहाँ पे चीतों को लाया जा रहा है ना। तो कूनो नेशनल पार्क के अंदर तो ऑलरेडी चीते हैं, तो उनका एक और ऑप्शन ढूंढा जा रहा है ताकि चीतों को दिक्कत ना हो। तो दूसरा ऑप्शन कहाँ ढूंढा जा रहा है, गांधी सागर में। तो इतना बस आप याद रखें कि गांधी सागर के अंदर इसको रखा जाएगा। शिकार का आधार क्या है, क्योंकि यहाँ चिंकारा होता है, नीलगाय होती है, अन्य प्रजाति होते हैं, तो चीता आसानी से इनका शिकार कर पाएगा। तो गांधी सागर अभ्यारण्य सबसे बेस्ट जगह रहेगी चीते के लिए, ऑप्शन रहेगा। केन बेतवा लिंक परियोजना चर्चाओं में रहती, 101% यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, और मेरी भाषा में कहूं तो 110% यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहेगी। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना है और ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इसमें केन और जो आपकी बेतवा रिवर है इन दोनों को जोड़ा जा रहा है, और जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र रहेगा वहां पे बारिश इसका जो पानी होगा इस पानी को सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए उपयोग किया जाएगा। इस परियोजना की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के 44 लाख और उत्तर प्रदेश के 21 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाएगी, जिसमें 2000 गांव और लगभग 7.5 लाख किसान परिवार उन्नत सुविधा से लाभ मिलेगा। इस परियोजना में 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न होगी, क्योंकि इस पर जो बांध बनेगा उस पर सोलर फोटोवोल्टिक जो होते हैं पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 27 मेगावाट तक सौर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। इस परियोजना में केंद्र सरकार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सहयोग का प्रतीक है, और दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नदी जोड़ो सपने को साकार करती है। तो दिवंगत जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके नदी जोड़े सपने को क्या करती है, साकार करती है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना। आपको सारा जो कंटेंट है वो एक ही स्थान से पढ़ना है, मतलब बहुत सारी किताबें इकट्ठी नहीं करनी है। प्रारंभिक परीक्षा को लेकर खासकर मैं आपसे यही कहूंगा कि बहुत सारी जगह से चीजों को कलेक्ट करने की बजाय, टेलीग्राम से पीडीएफ कलेक्ट करने की बजाय जो आपके काम की है वो ले लीजिए, लेकिन बहुत सारी चीजें से इतिहास है तो इतिहास 5 जगह से मत पढ़िए, एक जगह से पढ़ लीजिए और उसी का बार बार रिविजन कीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए। मुख्य सचिव बनाए गए हैं हमारे यहाँ पे, बस इनका नाम याद रखेंगे, अनुराग जैन। इनके पहले कौन थी, वीरा राणा थी, है ना। तो वीरा राणा के स्थान पर अनुराग जैन आ गए, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है। तो अनुराग जैन मध्य प्रदेश के 35वें मुख्य सचिव रहेंगे, तो क्रम भी पूछा जा सकता है, 35वें है, और ये 1989 बैच के आईएएस अधिकारी है। ठीक है, तो 1989 बैच के आईएएस अधिकारी है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, पिछले साल ये पेपर में आई थी। तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन क्या है, तो ये 500वीं जन्म जयंती पर है ना, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि श्री अन्न प्रोत्साहन योजना जो है वो रानी दुर्गावती की कौन सी जन्म जयंती पर शुरू की गई, तो 500वीं जन्म जयंती पर शुरू की गई, और 5 अक्टूबर 2024 को दमोह के सिंग्रामपुर में एक बैठक इसमें आयोजित की गई थी। क्या होता है इस योजना में, तो इसमें रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत जो भी बाजरा के किसान होते हैं उनको 39 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से पैसा मिलता है, और यह न्यूनतम खरीदी मूल्य के अतिरिक्त है, यानी कि राज्य पहले से ही प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से 1000 रुपए की प्रति क्विंटल सहायता देता है। तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन का सीधा सा मतलब यह है कि जो मोटा अनाज होता है उसको प्रोत्साहित करना, इसीलिए इसको श्री अन्न योजना कहा गया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, किशोर कुमार सम्मान
मैं मतलब उस टाइप से इसको लेकर आया हूं ताकि आपको ये सीधा सीधा याद रहे। किशोर कुमार सम्मान, नाम आप बस याद करेंगे राजकुमार हिरानी, इनका नाम आपने सुना होगा, आपने एमबीबीएस मूवी देखी होगी, है ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस, ये उसी मूवी के डायरेक्टर रह चुके हैं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी किशोर कुमार सम्मान 2023 से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। और उल्लेखनीय फिल्में इनकी थ्री इडियट्स है, पीके, संजू, मुन्ना भाई एमबीबीएस, डंकी जैसी मूवी इन्होंने बनवाई है। तो आप याद रखें कि पुरस्कार 13 अक्टूबर 2023 को किशोर सभागृह खंडवा में होगा, यानी कि ये पुराना है, अभी लेटेस्ट नहीं मिले हैं, इसलिए किशोर सम्मान आप याद रखेंगे। किसे मिला है? तो ये मिला है जो है राजकुमार हिरानी। अगर आप मूवी के शौकीन होंगे तो आप इनको जानते ही होंगे। राजकुमार हिरानी काफी बड़े निर्माता हैं, और जो भी चर्चित मूवी होती है उनके अगर निर्माता राजकुमार हिरानी है तो वो मूवी अपने आप में अलग ही होती है। संपदा 2.0 एमपीपीएससी पूछ सकता है कि संपदा 2.0 क्या है भाई? तो संपदा 2.0 2.0 दस्तावेज पंजीकरण सॉफ्टवेयर एवं मोबाइल ऐप का नया संस्करण है। और इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके दस्तावेज वगैरह होंगे खेती से रिलेटेड, उनके लिए ये होगा, है ना। तो पोर्टल बनाया गया है ताकि इस प्रणाली में रजिस्ट्री वगैरह जो होगी वो आसानी से आप कर पाओ। तो ये राजस्व विभाग से रिलेटेड है संपदा 2.0। तो आपकी जो रजिस्ट्री वगैरह होती है खेती किसानी से रिलेटेड है। तो संपदा, बस इतना याद रखना, संपदा 2.0 पोर्टल किस विभाग का है? तो राजस्व विभाग का। एमपीपीएससी के पूछने का जो तरीका होता है ये लगभग ऐसा ही रहता है, ठीक है। या तो पूछेगा संपदा 2.0 क्या है, या फिर पूछेगा कि किस विभाग की योजना है। तो संपदा 2.0 राजस्व विभाग से रिलेटेड एक पोर्टल है। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में देख लीजिए। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व है। तो अभी मैंने बताया था 9वां कौन सा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। 8वां कौन सा है? रातापानी। ठीक है सर, बहुत पहले से किताब में लिखा हुआ आ रहा था कि रातापानी एक टाइगर रिजर्व, लेकिन अब यह घोषित हो चुका है, ठीक है। तो रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है, रायसेन में ये आता है ना, याद रखिएगा, रायसेन में आता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के सभी आवश्यकताओं को पूरा कर चुका है। और राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में इसको क्या मिल गई भाई? अंतिम मंजूरी मिल गई है। तो याद रखिएगा इस अभ्यारण्य में लगभग 40 टाइगर रहते हैं, और इसके अतिरिक्त 12 बाघ नियमित रूप से भोपाल के निकट वन क्षेत्रों में यहाँ से विचरण करते हैं। तो रायसेन भोपाल से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे बाघ की आवाजाही रहती है। 3 नए जिलों का गठन हो गया मध्य प्रदेश में। पहला जिला है मैयर जो कि सतना से लग हुआ है, दूसरा पांडुरना है, और तीसरा है मऊगंज। तो याद रखें कि ये जो जिले हैं इन जिलों की संख्या लगातार क्या हुई है? बदल गई है। तो अब हमारे मध्य प्रदेश में जिलों की टोटल संख्या कितनी हो गई मेरे भाई? 55 हो गए। 55 जिले हैं हमारे यहाँ पे। और इसमें अगर आप ध्यान रखें तो 53वां जिला जो होगा वो मऊगंज होगा, 54वां जिला जो होगा पांडुरना होगा, और मैयर जो होगा वो 55वां जिला होगा। क्रम याद रखें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दो जो जिले हैं प्रमुख जिले, उनको अगस्त के अंदर बनाया गया था और अक्टूबर के अंदर बनाया गया था, और एक को अगस्त सितंबर के अंदर बनाया गया था। अधिसूचना इनकी अलग अलग टाइम पे जारी की गई, इसलिए आपको अधिसूचना वाला तारीख याद रखना है, ठीक है। तो नीचे मैंने टेबल भी दे रखी है, अगर ये टेबल आपको नहीं दिखाई दे रही तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। देखिए मऊगंज है, मऊगंज, ये मेरा हाथ दिख रहा होगा आपको। मऊगंज 53वां जिला जो कि रीवा से लग हुआ है। 13 अगस्त 2023 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी। इसमें जो नई तहसीलें हैं उसमें हनुमन्ना, नईगिरी, मऊगंज और देवतालाब है। यह प्रस्तावित है देवतालाब, ठीक है। देवतालाब जो गिरीश गौतम, क्या नाम है उनका, वो आते हैं वहां से। देवतालाब जो है प्रस्तावित है, और अरविंद पांडे इसके प्रथम कलेक्टर है। तो कलेक्टर वलेक्टर तो नहीं पूछा जाएगा, आप चाहे तो इसका क्षेत्रफल याद करें 1866, ठीक है सर। तो 1866 इसका क्षेत्रफल है। अब अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है पांडुरना। पांडुरना 54वां जिला है जो कि छिंदवाड़ा से लगा हुआ है। 5 अक्टूबर 2023 को इसकी भी अधिसूचना जारी की गई। इसमें केवल 2 तहसील है, एक का नाम है सोसर और दूसरी खुद पांडुरना। मैयर 55वां जिला है, और मैयर सतना से अलग हुआ है। याद रखिएगा 5 अक्टूबर 2023 को इसको जिला बनाया गया। अमरपाटन, रामनगर और मैयर, ये 3 इसमें क्या होगी? तहसीलें होगी। तो सबसे ज्यादा नए जिले किसमें तहसीलें होगी? रीवा में, मतलब मऊगंज में, है ना। और आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश से जो बॉर्डर हमारी टच होती है वो मऊगंज की भी होगी। तो पहले 13 होते थे, अब 14 जिले टच होंगे। और इधर आपका जो महाराष्ट्र है इससे पांडुरना की बॉर्डर लगती है। तो पहले महाराष्ट्र से 9, आई थिंक 9 जिले लगते थे, तो अब 10 लगेंगे, ठीक है। इस बात को आप इंपोर्टेंट रूप से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये 3 जिले बने हैं। अभी नए जिले और भी बहुत सारे प्रस्तावित हैं, लेकिन आपको याद रखना है ये 3 जिले बनने के बाद मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 55 हो गई है, ठीक है। तो लेटेस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब 4 हस्तियों को मध्य प्रदेश के अंदर, मतलब भारत सरकार ने पद्मश्री दिया है।
भारत सरकार देती है पद्मश्री अवार्ड। तो इन 4 हस्तियों का नाम मैं आपको बता रहा हूं जो मध्य प्रदेश की, वैसे तो भारत सरकार ने 100 से ज्यादा लोगों को देती है हर बार। तो मध्य प्रदेश के किन 4 लोगों को पद्मश्री अवार्ड 2024 मिला है? अब 23 का याद नहीं करना है क्योंकि 24 मिल चुका है। तो देखिए, सत्येंद्र सिंह लोहिया खेल तैराकी, कालूराम बामनिया देवास गायन कला, ओम प्रकाश शर्मा जो कि उज्जैन से आते हैं माच नाट्य कला, माच हमारा लोक नाट्य है, और भगवती लाल राजपुरोहित धार ये शिक्षा और साहित्य। तो ये 4 लोग हैं। इसके पहले आपने सुना होगा 2023 के अंदर मुंशीवर चंद्र डावर साहब को मिला था। तो ऐसे 4-5 लोगों को हर बार मिलता है। तो इस बार के जो 4 लोग हैं इनको याद करें क्योंकि यहां से प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। पहले जोधैया बाई पूछी जा चुकी है, भूरी बाई पूछी जा चुकी है क्योंकि इनको पद्मश्री मिला था। तो सत्येंद्र सिंह लोहिया जो कि भिंड से आते हैं, खेल तैराकी से संबंधित है। कालूराम बामनिया गायन कला से संबंधित है। श्री ओम प्रकाश शर्मा माच नाट्य कला से संबंधित है। भगवती लाल राजपुरोहित शिक्षा और साहित्य से संबंधित है। तो भगवती लाल राजपुरोहित किससे संबंधित है? शिक्षा और साहित्य से। अब लाडली बहना स्कीम की बात कर लेते हैं। यह शुरुआत जो इसकी की गई थी वो 15 मार्च 2023 को की गई थी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के रूप में। और इस योजना के तहत महिलाओं को 1250 रुपए प्रति माह मिलते हैं और 21 से 60 वर्ष की उम्र में महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलता है। तो पहली बात याद रखना, पहले जब शुरुआत की गई थी तो इसमें 23 साल के लोगों को शामिल किया जाता था, लेकिन अब इसमें 21 से 60 वर्ष के लोगों को भी क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। इससे परिवार में निर्णय लेने के लिए महिला भूमिका को क्या मिलती है भाई? मजबूती मिलती है। और मतलब कुल मिला के वही है कि भाई पैसों का खेल है बाबू भैया। ठीक है, तो पैसों का खेल है पूरा का पूरा बाबू भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा सा लैपटॉप का देख लूं क्योंकि मुझे लग रहा है स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हो रही है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रीवा हवाई अड्डा। ठीक है, रीवा हवाई अड्डा। रीवा हवाई अड्डा नया हवाई अड्डा बन गया, तो रीवा को याद रखेंगे। रीवा से जुड़ने के साथ ही मध्य प्रदेश में 6 हवाई अड्डे हो गए हैं और अब भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में, ग्वालियर में और खजुराहो में भी हवाई अड्डे हैं। इंटरनेशनल कितने हैं? 2 हैं, भोपाल में है और कहां पर है? इंदौर में है। अब ध्यान रखना, खजुराहो भी इंटरनेशनल है लेकिन वहां पे प्रतिदिन फ्लाइट नहीं जाती है। तो एमपीपीएससी ने सन 2021 में आई थिंक प्रश्न पूछा कि इनमें से कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, ऐसा प्रश्न आया था। तो याद रखना, मध्य प्रदेश में वैसे तो 3 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं लेकिन खजुराहो से दिल्ली विमान सेवा नहीं है, इसलिए उसको नहीं माना जाता है। ठीक है, बहुत सारी जगह आपको मिलेगा कि इंटरनेशनल है, बहुत सारी जगह पर माना है, लेकिन एमपीपीएससी मानता है कि इंदौर और भोपाल ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब ध्यान रखिएगा, अब 1-2 नंबर से आप कम या ज्यादा से बाहर होते हैं तो इस बार आप स्कोर कार्ड भी नहीं देख पाएंगे और इस बार आप कट ऑफ भी नहीं देख पाएंगे क्योंकि मुझे लगता है आप सबको पता होगा एमपीपीएससी का नया रूल नोटिफिकेशन में स्पेशल लिख के दिया है कि इस बार जो सिलेक्ट बच्चे होंगे उनका केवल रोल नंबर आएगा, न तो कट ऑफ आएगा न ही आपका स्कोर कार्ड आएगा। तो पेपर में सही टिक करके आए ताकि आंसर की से जब आप मिलाए तो आपको एक्यूरेट आपका नंबर पता होगा इतने मेरे आ रहे हैं, है ना। बहुत बार क्या होता है, हम गोला गलत भर देते हैं, पेपर में 80 लगा के आए हैं, पेपर में 80 टिक लगा रखा है, लेकिन जब स्कोर कार्ड आता है तो हमारे 176 मतलब 76 क्वेश्चन हो जाते हैं, 4 कम हो जाते हैं। तो ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हम गोला गलत फिल कर देते हैं, हमें लगता है कि भाई हमारे तो 80 हो रहे थे, 4 आयोग खा गया, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस बार न तो कट ऑफ आने वाली है और ना ही स्कोर कार्ड, आप जाके देख सकते हैं एमपीपीएससी के नोटिफिकेशन में स्पेशल लिख के दिया गया है। ठीक है, तो 1-2 नंबर से बाहर होंगे तो बहुत अकड़ती है, कोर्ट केस भी नहीं कर पाओगे, किस बेस पे करोगे, है ना, क्योंकि स्कोर कार्ड तो मिलेगा नहीं, तुम्हें पता ही नहीं होगा कि हमारे एक्चुअल नंबर कितने हैं। रीवा अपने सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है और विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश की संकल्पना के साथ रीवा हवाई अड्डे की शुरुआत की गई। तो विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए आधारशिला बना, बस इतना सा याद रखना कि नया हवाई अड्डा बन गया है रीवा, है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जापानी बुखार जो है, जापानी इंसेफ्लाइटिस कहते हैं इसको, के संक्रमण के बाद 8 लोगों की मृत्यु हो गई। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में मध्य प्रदेश में एक जापानी इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी आई थी, तो कौन लोग इसमें प्रभावित हुए, कितने लोग प्रभावित हुए? तो इसको याद रखिएगा, लगभग 8 लोग इसमें प्रभावित हुए हैं और 8 लोगों की डेथ हुई है। तो जापानी इंसेफ्लाइटिस के मामलों में वृद्धि के कारण कड़ी नजर रखी जा रही थी और 2024 में मध्य प्रदेश के 29 जिलों में जापानी इंसेफ्लाइटिस की पहचान की गई थी। तो कितने जिलों में पहचान की गई, ऐसा भी एमपीपीएससी आपसे पूछ सकता है, तो 29 जिलों में। ठीक है, अगले पर जाइए। तवा जलाशय, तवा जलाशय काफी चर्चाओं का विषय रहा क्योंकि तवा जलाशय आंध्र भूमि क्षेत्र घोषित हो गया है और इसको रामसर साइट में भी शामिल कर लिया गया है। तो अब टोटल रामसर साइट मध्य प्रदेश में 5 हो गई है। पहली जो हम आपके सामने रख रहे हैं तवा जलाशय है, क्योंकि देखो पहले जब रामसर साइट की घोषणा की गई थी तो मतलब आंध्र भूमि, देखो आंध्र भूमि एक अलग चीज होती है जो राज्य अपने लेवल पर कर सकता है, लेकिन रामसर साइट एक इंटरनेशनल मामला है।
तो रामसर साइट भी ये बन गया है, और पहले ये आंध्र भूमि क्षेत्र मध्य प्रदेश ने इसे घोषित किया था, लेकिन बाद में इसको रामसर साइट्स भी बना दिया गया है। तो आज की तारीख में रामसर साइट्स बन गया है, लेकिन ये जो प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, उस दिन ये रामसर साइट नहीं था, इसलिए नीचे लिखा भी है कि रामसर साइट बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अब ये बन चुका है, ठीक है। तो 5 है रामसर साइट मध्य प्रदेश में। सिरपुर लेक है, सांक्यराज्य झील है, ठीक है, एक ये आपका तवा जलाशय है, और बाकी 2 आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि 2 कौन से हैं, ठीक है। और इंडिया जीके का भी मैंने बता दिया, करंट करवा दिया, तो वो भी आप कर लीजिएगा। तवा जलाशय कहां पर आएगा? होशंगाबाद में आएगा। तो तवा नदी मध्य प्रदेश की जो नर्मदा रिवर है उसकी सहायक नदी है, और तवा जलाशय अब क्या बन गया है? रामसर साइट्स भी बन गया है, ठीक है सर। चलिए, तवा जलाशय की बात मैंने आपको बता दी। अगला देखिए सर, ये बाघ रिपोर्ट है, गलती से यहाँ पे तवा जलाशय लिखा है, तवा जलाशय तुमने पढ़ लिया, ये बाघ रिपोर्ट है। ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां आप इसको माने कि बाघ रिपोर्ट लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? बाघ रिपोर्ट, ठीक है। तो ऊपर जो दिख रहा है आपको, ये बाघ रिपोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है, बाघ रिपोर्ट। तो हमको याद रखना है बाघ रिपोर्ट इस बार की, बाघ रिपोर्ट इस बार की। तो बाघ रिपोर्ट क्या कहती है भाई? देखिए जरा, बाघ रिपोर्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश अब टाइगर स्टेट बन गया है, और 2022 में बाघ गणना के अनुसार यहां पर 3682 से लगाकर 3925 बाघ है, ठीक है। मतलब टोटल बाघ की बात हो रही है भारत में, और मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 785 है। तो पूरे भारत में अगर पूछा जाए तो 3682, और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 785 बाघ है। इसके बाद क्रमशः कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560, महाराष्ट्र में 444 है। तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, कर्नाटक दूसरे स्थान पर है, उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है, और महाराष्ट्र चौथे स्थान पर है। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 260 बाघों के साथ पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। और वन अधिकारियों के अलावा जनजातीय वनवासियों के सहित हितधारकों की बात की जाए तो इसके अंदर भी अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलती है। पहली बाघ गणना कब की गई थी? तो 1972 में पहली बाघ गणना की गई थी, जिसमें बाघों की संख्या 1827 दर्ज की गई थी। थोड़ा बैकग्राउंड साउंड चल रहा है तो आप उसको इग्नोर करेंगे, मैं थोड़ा सा लाउडली बोलूंगा ताकि आपको सही से सुनाई दे, है ना, क्योंकि बारात निकल रही रात में तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो रहा है। भारत में बाघ संख्या को आवास की अवैध शिकार और मानव वन्यजीव शिकार के कारण गंभीर खतरों का सामना करना पड़ा है। तो याद रखिएगा भाई, मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या अब 785 है, और टोटल अगर बाघों की बात की जाए तो 3925 बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है सर। जीएसटी संग्रहण में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा है, याद रखिएगा, जीएसटी संग्रहण में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। अप्रैल 2024 में वित्तीय वर्ष में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जो जीएसटी है उसमें 30% की वृद्धि दर्ज हुई है, और मध्य प्रदेश में भारत के राज्यों में शीर्ष स्थान पर रहा है। यानी कि पूरे भारत में अगर जीएसटी का कलेक्शन देखा जाए तो सबसे ज्यादा हमारे मध्य प्रदेश में रहा है। तो अप्रैल में जीएसटी का राजस्व संग्रह 11% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, और वित्त वर्ष की शुरुआत के महीनों में 2.10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा, जिसने देश में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। तो राज्य में कुल पंजीकृत जो जीएसटी देने वाले लोग हैं वो कितने भाई? 5 लाख लोग हैं। तो बस इतना सा याद रखना कि जीएसटी कलेक्शन में हमारा राज्य पहले स्थान पर है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। बाओबाब वृक्ष, ये बाओबाब वृक्ष क्या है? तो आप कभी मांडू गए होंगे तो मांडू में आपने इमली देखा होगा, है ना, वहां पे लोग बेचते रहते हैं इमली का पौधा ऐसा करके। तो बाओबाब वृक्ष क्या है? तो ये एक इमली, मतलब इमली तो नहीं कहेंगे इसको, इसमें जो फ्रूट लगता है उसको लोग इमली कहते हैं। तो ये एक प्रकार का वृक्ष है जिसको काटने पर हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो बस इतना सा याद रखना कि बाओबाब एक वृक्ष है, नाम ही बड़ा अजीब है। हमारे मालवा में बाऊ कहा जाता है किसी भी ऐसी चीज को जो बच्चे को डरा सकती है, ठीक है, जो मालवा के होंगे समझ रहे होंगे, है ना, बच्चों को डराता है ना, बाऊ आ जाएगा। तो वृक्षों के अनुसार बाऊ जो वृक्ष है पर्णपाती वृक्ष है, और 5 से 20 मीटर तक ये होता है। पर्णपाती वन मुख्य रूप से चौड़ी पत्तियों वाले वो होते हैं, और बाऊ जो है 9 प्रजातियों में से एक है, और मुख्य रूप से अफ्रीका के स्थानीय जंगलों में मिलता है। और मध्य प्रदेश में कहा मिलता है? तो मांडू के आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है। तो हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है कि केवल आप इसके जो पौधे वो होंगे, फल होंगे, वो खा सकते हो, बाकी इसको नहीं काट सकते। तो इसको काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, है ना, नाम याद रखना क्योंकि नाम थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मध्य प्रदेश में पर्यटन में वृद्धि हुई है, और 2023 में पर्यटनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। पूछेगा एमपीपीएससी कि बताओ भैया 2022 में से लगा के 23 में कितने मिलियन जो है लोग आए हैं? तो याद रखिए उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, और 2022 में 34 मिलियन की तुलना में 112 मिलियन आए 2023 में। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, 2022 में कितने थे? 34 मिलियन, 2023 में कितने हो गए? 112 मिलियन। कितना गुना बढ़ गया ये, है ना, तो बहुत ज्यादा है। तो भारत में सबसे पवित्र शहरों में के रूप में जाने जाने वाला उज्जैन, उसमें लगभग
लोग आए हैं, 52 मिलियन से अधिक तीर्थयात्री उज्जैन पहुंचे। तो 112 में से 52 मिलियन तो कहाँ महाकाल दर्शन करने गए, और सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में उभरा है। तो उज्जैन महाकाल लोक काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो पूछा जा सकता है कि 2023 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक पर्यटक जो लोग हैं मध्य प्रदेश में किस जगह को देखने आए थे, तो ये आए थे उज्जैन को देखने। ठीक है, राज्य के शीर्ष 10 अलग अलग देखे जाने वाले स्थानों में 5 सबसे प्रतिष्ठित स्थान की बात करें तो उज्जैन है, मैहर है, चित्रकूट है, ओमकारेश्वर है, वन्यस मूर्ति यहाँ पे सलकनपुर है। आध्यात्मिक पर्यटन की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पे लोग अब जो है भगवान के प्रति ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, तो उज्जैन में महाकाल लोक और ओंकारेश्वर में एकात्म धाम जैसे पहलों के अनुसार यहाँ पे लोग बढ़ रहे हैं। तो आपने सुना ही होगा कि अभी सरकार लगातार मंदिर वगैरह के अंदर कुछ अच्छे तरीके से काम कर रही है, जैसे कि बहुत सारे देवलोक, जैसे सलकनपुर में जो है माता का देवलोक बन रहा है। ठीक है, और इसके अलावा जो है दतिया के अंदर माँ पीताम्बरा लोक बन रहा है, महाकाल लोक बना, तो ऐसे बहुत सारे जो है सरकार काम कर रही है। बोध सर्किट कहां पर है भाई? बोध सर्किट ये सांची के अंदर बनेगा, और बोध सर्किट की यदि बात की जाए तो राज्य के अन्य स्थलों के रूप में से जोड़ा जाएगा, यानी कि बौद्ध सर्किट क्या होता है, तो मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड इसे बनवा रहा है, और सांची और राज्य के जो अन्य स्थल हैं जैसे कि बोध गया हो गया, सारनाथ हो गया, तो इनको जो उत्तर प्रदेश के अंदर है तो इनको जोड़ा जाएगा, ताकि जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, या फिर बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो दर्शन वगैरह करना चाहते हैं, तो वो लोग बौद्ध सर्किट के माध्यम से इन चीजों तक आसानी से पहुंच पाएंगे। तो मध्य प्रदेश बौद्ध विरासत स्थलों में से आपको पता ही है बहुत सारी चीजें हैं, और हमारे यहाँ पे खास करके जो है सांची के स्तूप वगैरह और बहुत सारी ऐसी अलग अलग जो है अशोककालीन चीजें मिली हैं जो बौद्ध धर्म के बारे में आपको जानकारी देती है। नए लोकायुक्त बन गए मध्य प्रदेश के, इनका बस नाम याद रख लीजिए, सत्येंद्र कुमार सिंह, है ना। तो पूछे कि एमपीपीएससी पूछ लेगा आपसे कि नए लोकायुक्त कौन है, तो सत्येंद्र कुमार सिंह है, नए लोकायुक्त बनाया गया है। और राजभवन में मंगूभाई पटेल साहब जो हमारे राज्यपाल हैं, इन्होंने इनको शपथ दिलवाई है। तो लोकायुक्त जो संस्था है वो ओम्बुड्समैन जैसी है, जो कि स्वीडन से रिलेटेड है। तो वर्तमान में हमारे यहाँ लोकपाल भी नए बदल गए, और लोकपाल मैंने पढ़ा दिया उसमें, किसमें, इंडिया करंट अफेयर में, तो वो क्लास जरूर देखें। और राज्य के अंदर जो लोकायुक्त होता है उसमें भी हमारे बदल गए, तो सत्येंद्र कुमार सिंह राज्य के अंदर काम करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। चलिए, एएसआई ने सर्वे किया है मध्य प्रदेश में कहां कहां पर, तो मध्य प्रदेश में 2 प्राचीन मंदिरों में गुप्तकालीन पार्वती मंदिर और कलचुरी राजवंश द्वारा निर्मित चौमुखी मंदिर के करीब जो है इन्होंने सर्वेक्षण किया है। और यह सर्वेक्षण 8वीं सदी में चतुर्मुखी शिवलिंग के बारे में सर्वे किया गया है। तो ये जो पूरा का पूरा टेम्पल है, इसमें कलचुरी और आपके गुप्तकालीन जो पार्वती मंदिर है ना, नचना कुटार का पार्वती मंदिर कहां पर है, सतना में। तो यहाँ पर जो है नचना कुटार के पार्वती मंदिर के अंदर क्या किया गया है, सर्वे वगैरह किए जा रहे हैं। तो बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को की अस्थायी सूची, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को ने क्या कर दिया, अस्थायी रूप से अपनी सूची में शामिल किया, अस्थायी रूप से। देखो इस सूची में कौन कौन शामिल है, एक तो ग्वालियर है, ग्वालियर का किला, जिब्राल्टर जिसे आप कहते हैं, एक धमनार है, धमनार मंदसौर के अंदर आता है, और ये मंदिरों का एक ऐतिहासिक समूह है। और कहा जाता है कि ये एक ऐसे आर्किटेक्चर्स या एक ऐसे मंदिरों का समूह है जो रॉक कट है, यानी कि इनको काट कर बनाया गया है। ठीक है, तो भोजेश्वर महादेव टेम्पल, चंबल घाटी के रोक कला स्थापत्य, और खूनी भंडारा, कुंडी भंडारा है, खूनी भंडारा नहीं है, बुरहानपुर में यह है, और बुरहानपुर और रामनगर के अंदर, और मंडला का भगवान का स्मारक जो है, तो इनको अस्थायी रूप से क्या कर लिया गया, यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जो है यूनेस्को की अस्थायी सूची में नहीं है, तो 3 ऑप्शन सही वाले होंगे, एक गलत वाला होगा, है ना। एमपीपीएससी के पूछने का टाइप या पैटर्न जो होता है वो लगभग ऐसा ही रहता है। तो इनको आप चारों पांचों को याद रख लीजिए। धमनार मंदसौर में आता है, पूछा जा चुका है ये। ग्वालियर का किला, ऐतिहासिक समूह, भोजेश्वर टेम्पल, चंबल घाटी, रोक कला। ठीक है, अब 2010 में भूजल संरचना में जो कुंडी भंडारा है बुरहानपुर का, बहुत सारी जगह खूनी और बहुत सारी जगह कुंडी भंडारा लिखा गया इसको, है ना, तो इसीलिए मैं इसको कुंडी कह रहा हूँ। वर्ष 2023-13 में यूनेस्को की एक टीम ने इसका निरीक्षण किया था और इसकी कमियों को दूर करने की सिफारिश भी की थी। तो यूनेस्को ने अस्थायी रूप से शामिल किया, है ना। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में तो हमारे 3 शामिल है, भीमबेटका, खजुराहो, और आपका कौन सा, वो वाला भीमबेटका हो गया, खजुराहो हो गया, सांची हो गया, ये 3। तो ये 3 अलग चीज है, ये 3 विश्व विरासत है, वो अलग होता है। ये यूनेस्को की अस्थायी सूची है, तो इसमें 5 शामिल है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का। खजुराहो नृत्य समारोह, खजुराहो में नृत्य समारोह हुआ है कौन से नंबर का, 50वें नंबर का, पूछा जाएगा। तो ये जो नृत्य समारोह है
खजुराहो नृत्य समारोह, इसका उद्घाटन किया गया था। और अब इसके बारे में स्पेशल बात यह है कि ये जो है प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल कथक कुंभ का रिकॉर्ड स्थापित करने वाला विश्व रिकॉर्ड का इसमें प्रदर्शन किया गया और यहाँ पर अलग अलग चीजें जो है की गई। ठीक है, तो याद रखिएगा खजुराहो में आदिवासी लोक कला का प्रशिक्षण और देश का पहला गुरुकुल स्थापित करने की बात भी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे कही है। तो बस खजुराहो नृत्य समारोह आयोजित होता है और खजुराहो नृत्य समारोह जो है ये 50वें क्रम का नृत्य समारोह है और इसमें लगभग 1484 लोगों ने भाग लिया था। इतने कलाकारों ने यहाँ पे भाग लिया था। अब बात करते हैं जल महोत्सव की। देखिए जल महोत्सव जो मनाया गया था वो 2023 दिसंबर से लगा के जनवरी 2024 तक मनाया गया था। तो मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध जो कि पुनासा के अंदर आता है वहां पर मनाया गया। हनुमंतिया जिसे आप कहते हो, तो ये हनुमंतिया एक पूरा का पूरा क्षेत्र है जो नर्मदा नदी के बैकवाटर में मतलब इंदिरा सागर के बैकवाटर में बना हुआ है। और यहाँ पर हनुमंतिया एक टापू है जो काफी लोकप्रिय भी है और यहाँ प्रतिवर्ष जल महोत्सव मनाया जाता है। तो इस बार जो जल महोत्सव मनाया गया वो 2023 का मनाया गया जो कि जनवरी 2024 तक मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ। ठीक है, तो एक साल लेट ये चलता है, मतलब जैसे कि 23 का है तो 24 में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में होने वाला जल महोत्सव मानवीय संस्कृति का एक जीवन शो है। तो ठीक है भैया, ये अलग अलग बातें हैं। तो बस आप इतना याद रखें कि जल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, हनुमंतिया टापू पर। काम की बात अपने को याद रखना है, तो फालतू लफाबाजी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो ये पूरा लिखा हुआ है ना। तो भावुक नहीं हो जाना कि सर ये पढ़ के जाएंगे तभी तो हम एमपीपीएससी वाले स्टूडेंट लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपने को बस काम की बात याद रखना है, क्योंकि एमपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप लगाओगे तो आपको अपने आप अनुभव होता जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो जल महोत्सव याद रखेंगे। इंदौर 7th बार स्वच्छ शहर बन गया। ठीक है भाई, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे अपन। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 समारोह आयोजित किया। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ने इस पुरस्कार को दिया। तो बस इंदौर जो है कितनी बार बन गया, 7वीं बार, है ना। तो ये काम का है, इंदौर लगातार 7वीं बार। और इंदौर सूरत के साथ, ये इंपॉर्टेंट है, इंदौर सूरत के साथ, ये पूछा जा चुका है, इंदौर सूरत के साथ सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। भारत सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मध्य प्रदेश एक बार फिर से स्वच्छता के रैंकिंग में पहले स्थान पर है। तो भाई इंदौर 7वीं बार है लगातार, इंपॉर्टेंट बात है। और 22, 23, 24 जो भी आगे आएगी मुझे लगता है सब में इंदौर ही भैया बाजी मारेगा। तो 7वीं बार लगातार, अब की बार 400 बार। चलिए क्या होगा भाई, दिल्ली का चुनाव चल रहा है। बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। देखो रिकॉर्डिंग करने में सबसे बड़ी समस्या ये होती है, सामने कोई होता नहीं है। अभी रात के 11 बजने वाले हैं और मैं इस चीजों को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस बात पर लाइक जरूर करेंगे आप लोग। ठीक है, मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। तो देखो अर्जुन अवार्ड कौन देता है, भारत सरकार देती है। कब से दिया जा रहा है, 1961 से। इतनी बातें तो अपने को पहले से पता होनी चाहिए, है ना। अब देखो बहुत सारे लोगों को मिलता है, तो भैया मध्य प्रदेश के कितने ऐसे खिलाड़ी जिनको अर्जुन अवार्ड मिला। तो अर्जुन अवार्ड मध्य प्रदेश सरकार नहीं देती है ना। कुछ लोग जो है कहेंगे कि सर ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो भारत का है। नहीं सर, मध्य प्रदेश के भी तो कुछ खिलाड़ी होंगे जिनको अर्जुन अवार्ड मिला होगा, तो वो हमारे काम के, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो जरा 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित मध्य प्रदेश के खिलाड़ी और उनके खेल इस प्रकार है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जो कि निशानेबाज है, ये मध्य प्रदेश के निशानेबाज है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते हैं और भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। तो अभी ओलंपिक में भी गए थे ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, है ना। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर निशानेबाजी करते हैं और ये इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया भारत सरकार की तरफ से। प्राची यादव ये पैरा खिलाड़ी, पैरा कैनोइंग करती है। ग्वालियर की पैरा कैनोइंग खिलाड़ी है प्राची यादव। ठीक है, एशियाई पैरा खेलों में बहुत सारी अच्छी प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया था। एक है सुशीला चानू, हॉकी, हॉकी खिलाड़ी सुशीला चानू मध्य प्रदेश की महिला हॉकी अकादमी से जुड़ी है और ये भारतीय महिला हॉकी टीम की महत्वपूर्ण हिस्सा रही। तो ये 3 लोग हैं जिनको 2023 में अर्जुन अवार्ड मिला है। तो ये तो इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन सर एक और बात इंपॉर्टेंट है, 2024 की भी तो घोषणा हो चुकी है। तो सर 2024 में किसको मिला, मतलब अभी जो लेटेस्ट वाले मिले हैं, आपके पेपर सेट अगर हो गया हो तो ऊपर वाले याद कर लेना। लेकिन पेपर मान लिया सेट नहीं हुआ और कल परसों का तुम्हें पूछ ले, है ना। वैसे तो नहीं करेगा पीएससी, पीएससी इन 3 के बारे में पूछ सकता है आपसे, लेकिन मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि मान लिए पूछ लिया तो क्या करेंगे। तो पूछ ले तो बता देना है कि भाई 2024 में भी मिले हैं मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ियों को। कौन है वो दोनों खिलाड़ी, तो दोनों है, एक है रुबीना फ्रांसिस जो कि पैरा ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया था और एक है कपिल परमार, ये पैरा जूडो खिलाड़ी है। तो आपको जब मैं खिलाड़ी के बारे में बताऊं तो आपको कुछ भी याद नहीं करना है, खिलाड़ी का नाम याद करना है, वो कौन सा खेल खेलता है। एमपीपीएससी को इतनी सी चीज से काम है ना। और खिलाड़ी पैरा खिलाड़ी तो नहीं है, क्योंकि एक बार एमपीपीएससी ने भावुक होकर पूछ लिया कि बचाओ नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें पैरा खिलाड़ी कौन है। अब अपने को पता होना चाहिए कि पैरा खिलाड़ी कौन है।
ठीक है, तो पैरा तो समझते हो ना, जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं उनको पैरा खिलाड़ी कहा जाता है। तो रुबीना फ्रांसिस और कपिल परमार ये दोनों हमारे पैरा खिलाड़ी हैं और इनको 2024 में अर्जुन अवार्ड मिला है। जबकि ऊपर वाले तीन जो मैं पढ़ा चुका हूँ, सुशीला चानू, प्राची यादव और ईश्वर प्रताप सिंह, इनको 2023 में मिला है। तो ये 24 वाले हैं नीचे वाले, ये 24 वाले हैं, ऊपर वाले 23 वाले हैं। तो आप अपने दिमाग से सविवेक से निर्णय लें कि पेपर में क्या प्रश्न पूछा गया है। अगर पूछा 23 का बताओ तो 23 का बताना है, पूछे 24 का बताओ तो 24 का बता देना है। ठीक है सर, मुंह नहीं फुलाना है। चलिए, तो ये वही है पूरी की पूरी स्लाइड। अगली स्लाइड में अपन आते हैं। पैरा ओलंपिक्स में एमपी के खिलाड़ी कौन कौन गए भाई? तो देखो, ओलंपिक्स में कौन कौन गए पहले तो वो देख लेते हैं। ओलंपिक में दो गए, एक विवेक सागर प्रसाद, क्योंकि हॉकी टीम में थे तो हॉकी टीम तो पूरी जाती, तो उसमें हमारा एक खिलाड़ी था, कौन था? विवेक सागर प्रसाद। टोक्यो में भी गए थे, इसमें भी गए थे, पेरिस ओलंपिक में। तो टोक्यो में भी मेडल लेकर आई थी पूरी हॉकी टीम, और इस बार भी मेडल लेके आए। तो विवेक सागर प्रसाद हमारे खिलाड़ी हैं, अभी मध्य प्रदेश सरकार में डीएसपी के पद पर हैं। विवेक सागर प्रसाद को पहले अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह, ये जो है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ये भी ओलंपिक के खिलाड़ी हैं, पेरिस ओलंपिक के। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक जो हुआ है अभी, उसके ये दोनों खिलाड़ी हैं जो मध्य प्रदेश के हैं और ओलंपिक में गए थे, क्योंकि ओलंपिक एक इंटरनेशनल प्रतियोगिता है और जब हमारा एक भी खिलाड़ी जा रहा है तो हमारे लिए गर्व की बात है। अब पेरिस ओलंपिक पेरा भी होता है, जैसे नॉर्मल ओलंपिक होता है ऐसे पेरा खिलाड़ियों का भी ओलंपिक होता है। तो उसमें भी हमारे 4 खिलाड़ी गए। तो देखो कौन कौन गए। एक तो अभी नाम बताया मैंने आपको, प्राची यादव, है ना, इनको अर्जुन अवार्ड मिला था, कैनोइंग खिलाड़ी है प्राची यादव, ग्वालियर से आती है। एक है पैरा केनाइंग खिलाड़ी पूजा ओझा, इनका नाम जरूर याद रखें, सीहोर से आती है। एक है जूडो खिलाड़ी कपिल परमार, अभी देखा था आपने, है ना, जूडो खिलाड़ी, इनको अर्जुन अवार्ड मिला है 2024 के लिए। ठीक है, तो इनका याद रखेंगे। और एक है रूबीना फ्रांसिस, तो अभी इस बार 2024 का किसको किसको मिला है? एक ये देखो, रूबीना फ्रांसिस को मिला है और एक मिला है कपिल परमार को। तो ये दोनों खिलाड़ी जो है ना, किस लिए दिया गया होगा इन दोनों को? क्योंकि इन दोनों को मेडल मिला है मेरे भाई, है ना, इन दोनों को क्या मिला है? मेडल मिला है। कपिल परमार को भी कांस्य पदक मिला है, ये जूडो के खिलाड़ी है। और रूबीना फ्रांसिस को भी पदक मिला है ना, पैरा ओलंपिक के अंदर, क्योंकि पैरा ओलंपिक में मैंने आपको बताया था कि हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जितना नॉर्मल ओलंपिक में नहीं किया ना, उससे अच्छा प्रदर्शन हमने पैरा में किया है। ठीक है, तो ये दोनों खिलाड़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कपिल परमार सीहोर और रूबीना फ्रांसिस जबलपुर, क्योंकि पेरिस पैरा ओलंपिक में गए थे। आप स्वच्छता सर्वे मैंने बता ही दिया आपको, है ना, तो इसको बार बार नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ठीक है, आपके काम का देख लीजिए। 7 अवार्ड प्राप्त हुए मध्य प्रदेश को। इंदौर को देश से सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया सूरत के साथ। भोपाल 5वां सबसे स्वच्छ शहर है अगर पूछे तो। महू सबसे स्वच्छ कंटोनमेंट बोर्ड है। और बुधनी 15,000 से 20,000 की जनसंख्या वाले शहरों में पश्चिम जोन का सबसे अच्छा शहर है। ठीक है सर। अब देखो, खेलो इंडिया गेम्स हमारे यहाँ पे हुआ है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो अभी जब मैंने इंडिया का करंट अफेयर पढ़ाया था आप लोगों को, तो मैंने वहां पे पूरा बता दिया था कि ये गेम्स इस बार कहाँ हुए। ठीक है सर। अब यहाँ पे लिखा है तमिलनाडु में हुए, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही, ये मैंने वहां पे नहीं बताया था। मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश करंट अफेयर में बताऊंगा, तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखो, छठे हुए इस बार, तो क्रम पूछेगा भावुक होकर एमपीपीएससी की, बताओ खेलो इंडिया यूथ गेम्स पांचवा, चौथा, पांचवा कौन सा हुआ? तो बता दीजिएगा छठा हुआ है। ठीक है, 2024 में। पूछ ले मध्य प्रदेश में कौन सा हुआ था, तो भैया इसके पहले 5वां मध्य प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा। आयोजन छठे का कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। शुभंकर, तो याद नहीं रखना है, वीरा मंगाई बेलू नाचियार, ये गाली जैसा लग रहा मुझे। तारीख की बात करें तो 9 से 31 जनवरी 2023-24 तक हुआ है। सर्वाधिक पदक महाराष्ट्र, जब एमपी में हुए थे ना तो भी महाराष्ट्र ही लेके गया था। महाराष्ट्र महान लोग होते हैं ये। मध्य प्रदेश में पदक कितने मिले? 6 स्वर्ण, 12 रजत, 12 कांस्य। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ना। कभी पूछ लिया भावुक होके तो फिर क्या करेंगे अपन, इधर उधर देखेंगे मुंह, है ना, कि इस बार फिर रह गए भैया। तो अपने को याद रखना है कि 12 पदक कांस्य, 12 रजत और 6 स्वर्ण पदक। ठीक है, पिछले संस्करणों में स्थान पहला था मध्य प्रदेश पहले, दूसरा पुणे, तीसरा गुवाहाटी, चौथा पंचकुला और 5वां हुआ था भोपाल में। ये मतलब 5 अभी तक हुए, छठा हो रहा है, तो छठा तमिलनाडु में हो गया और 5 पहले के दे रखे। तो पहला कहाँ हुआ था पूछ ले, दिल्ली में हुआ था। दूसरा तीसरा नहीं पूछेगा, क्योंकि वो जानता है कि भाई इतना कौन याद करके आएगा। हाँ, तो भावुक होके पहला पूछ ले तो बता देना दिल्ली, 5वां पूछे तो अपना भोपाल, इंपॉर्टेंट है सर। और छठा तो तमिलनाडु है ही सही। इस बार कितने पदक जीते? 6। बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से प्रश्न आने की पूरी पूरी चांस है, पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, 6 स्वर्ण, 12 12 कांस्य और रजत। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 होने की संभावना। संभावना क्या मतलब? ये होगी, मतलब हुई नहीं अभी, फरवरी में होगी। तो घोषणा पहले हो चुकी थी, तो पूछा जा सकता है कहाँ होगी, है ना। तो मान लीजिए कोई आयोग के पेपर सेटर साहब भोपाल से आते हो तो कहेंगे भाई पूछ ही लेते हैं इस बार। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट
2025 का आयोजन होने जा रहा है और यह समिट राज्य के निवेश को बढ़ावा देगी। होगी कहाँ ये काम की अपने 24 से 25 फरवरी 2025 को ये होगी मध्य प्रदेश में। ठीक है मेरे भाई। चलो एसडीजी इंडेक्स ये आपके सिलेबस में भी है, इसलिए पूछा जा सकता है ना। एसडीजी इंडेक्स आपके सिलेबस के अंदर है, जिसने सिलेबस नहीं पढ़ा है वो अभी मेरी क्लास को बंद करेंगे और रजाई तान के सो जाएंगे। अपने को इस बार तैयारी नहीं करना, अपना नंबर अगली बार आएगा, है ना। क्योंकि अगर नहीं पता है कि सर एसडीजी इंडेक्स क्या होता है और अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो समस्या वाली बात है मेरे भाई। डरना नहीं है, लेकिन हाँ बात तो यही सही है, कड़वा है मगर सही है। क्योंकि एसडीजी आपको पता ही होगा यार, ये नीति आयोग एक रिपोर्ट जारी करता है, इस बार चौथा संस्करण है उसका। और एसडीजी इंडेक्स में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, भारत की तो मैं बता चुका हूं उधर, इधर देखो मध्य प्रदेश की। इसको कौन जारी करता है, भारत सरकार का नीति आयोग जारी करता है। एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है और राज्य ने 67 समग्र स्कोर के साथ फ्रंट रनर में पहुंच गया। फ्रंट रनर का मतलब होता है अच्छी स्थिति, जैसे इसमें 4 अलग अलग कैटेगरी होती है ना। तो फ्रंट रनर होता है, रनर होता है, अचीवर होता है, इस प्रकार से। तो 67 से समग्र स्कोर के साथ मध्य प्रदेश फ्रंट रनर की श्रेणी प्राप्त की है। अब देखो इसमें 17 इंडेक्स होते हैं, यानी कि 17 अलग अलग पैमाने होते हैं, 17 इंडेक्स होते हैं। और किस काम में मध्य प्रदेश को कितना स्कोर मिला है, तो उसमें कुछ खास पैमाने जो यानी कि खास जो इंडेक्स है उसमें मैं मध्य प्रदेश की स्थिति बताता हूँ। देखो लक्ष्य नंबर 12, 17 लक्ष्य है, तो 17 में से जो लाइन से 17 लक्ष्य होते हैं इनके, है ना। तो 17 जो लक्ष्य होते हैं लाइन से, उनमें से लक्ष्य नंबर 12 जो है उसका नाम है जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, उसमें हमको 92 अंक मिले हैं। ठीक है सर। लक्ष्य 15 हमारा है स्थलीय परिस्थिति तंत्र का जीवन हमारे यहाँ कैसा है, तो इसमें भी हमको 90 अंक मिले हैं। एक है लक्ष्य 7 जिसमें सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा है, तो इसमें हमको 90 अंक मिले हैं। एक लक्ष्य नंबर 6 है स्वच्छ पानी और स्वच्छता, इसमें हमारा स्थान 87वें अंक के साथ है, मतलब थोड़ा सा कम अंक है। लक्ष्य 11वां है सतत शहरी और सामुदायिक विकास, 86। सतत शहरी और सामुदायिक विकास में हम 86वें अंक के साथ हैं। गरीबी उन्मूलन में हमारा आंकड़ा थोड़ा कम है, 67 अंक है। तो ये कुछ खास है, टोटल 17 ऐसे मतलब पैमाने हैं, लेकिन ये 12, 15, 7, 6, 11 ये कुछ खास खास मैंने आपको बता दिए जो आपके काम के हैं या पेपर में यहाँ से पूछा जा सकता है, तो इनको रट लीजिए, है ना। तो टोटल कितने हैं, टोटल तो 17 है, लेकिन मैंने 17 यहाँ पे नहीं लिखे, मैंने कुछ 4-5 लिख दिए, 3 ऊपर है, 3-3 6 लिख दिया मैंने, तो 6 अपने को याद करना है। पर आपके काम का बस इतना है कि मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी है, तो फ्रंट रनर है भैया, मध्य प्रदेश कैसा है, फ्रंट रनर। अब देखो तानसेन अवार्ड मिला इस बार, तानसेन अवार्ड काम का, बड़े काम का, पंडित गणपति भट्ट हसनगी को। ठीक है, 1980 से तानसेन अवार्ड दिया जा रहा है, 5 लाख, ये स्टेटिक है तो ये यहाँ कवर नहीं करेंगे ना। मैं मान के चल रहा हूँ, एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग ठीक ठाक तैयारी कर चुके हैं और आप लोग बस करंट अफेयर आपका पढ़ना बाकी और आप मेरे पास आए, है ना। तो मैं मान के चलता हूँ कि तानसेन पुरस्कार कब मिलता है, कब से शुरू हुआ, इसकी डेट क्या है, ये सब आपको पहले से पता होगा, है ना। तो मैं केवल इस बार किसको मिला उसकी बात करूंगा यहाँ पे, इसीलिए क्योंकि समय भी कम है और मुझे लगता है कि ये चीजें मेरे को पहले से पता है, क्योंकि सारी बुक में होती है ये। आप कोई भी एमपी का बुक खरीदोगे उसमें ये मिलेगा ही मिलेगा कि कौन सा अवार्ड कब से दिया जा रहा है। कर्नाटक धारवाड़ पंडित गणपति भट्ट हसनिगी को मिला है। प्रथम पुरस्कार विजेता अगर पूछे तो कृष्णराव शंकर पंडित और हीराबाई बड़ोदरेकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इनको पहली बार मिला था। इस बार का पूछ ले तो गणपति भट्ट हसनगी। ठीक है, राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार। अब देखो मध्य प्रदेश के कुछ खिलाड़ी हैं जिनको अवार्ड मिला है। ठीक है, कौन सा अवार्ड, विक्रम अवार्ड। तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे खिलाड़ी हैं और इन खिलाड़ियों को अलग अलग अवार्ड मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश में 3 अवार्ड मिलते हैं, जैसे भारत में मिलते हैं ना 3। एक कौन सा मिलता है भारत में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, अर्जुना अवार्ड, और एक द्रोणाचार्य मिलता है। तो सेम मध्य प्रदेश में भी मेरे भाई 3 मिलते हैं। एक जो बड़े खिलाड़ी होते हैं उनको मिलता है विक्रम, ये लिस्ट पूरी यहाँ पे दे रखी है, अभी अपन पढ़ेंगे इसको। जो छोटे खिलाड़ी होते हैं उनको मिलता है एकलव्य, अगली लिस्ट है एकलव्य की। और जो आपके कोच होते हैं, कोच, उनको विश्वामित्र मिलता है। कोच को कौन सा मिलता है, विश्वामित्र। तो तीनों अवार्ड में आपको बता देता हूं। देखो इसमें भी क्या कुछ नहीं करना है, खिलाड़ी याद करना है और उसका खेल याद करना है, बाकी अपने काम का कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इस बार के हैं ये, है ना। तो इस बार के मध्य प्रदेश के खेल अवार्ड है ये। राजू सिंह, तो राजू भैया घोड़ी पर बैठ के जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, भोपाल। तो राजू भैया, किसी का नाम तो नहीं तुम में से, राजू भैया घोड़ी पे बैठ कर कहाँ जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं। आदित्य दुबे, आदित्य आदित्य दुबे नाम इनका, सॉफ्ट तरीके से टेनिस खेलते हैं, सॉफ्ट टेनिस नाम भी बड़ा प्यारा है दुबे जी का, सॉफ्ट टेनिस देवास। ठीक है, आदित्य दुबे सॉफ्ट टेनिस, इतना प्यार से पढ़ोगे तभी याद होगा, नहीं तो इधर का उधर कर दोगे। पूछे नीतू वर्मा क्या करती, तुम कहोगे फुटबॉल खेलती है। चले, नीतू वर्मा
कयाकिंग कैनोइंग, ये खेल है कयाकिंग कैनोइंग सीहोर। बुक्शा, बुक्शा वुशु खेलती है, वुशु है ये वुशु। इसका नाम थोड़ा सा मैं चेक करूंगा, यहाँ पे दीक्षा होगा शायद, ये कुछ टाइपिंग एरर हुआ है ना, टाइपिंग एरर हुआ है यहाँ पे, तो मैं देख लूंगा इसको, इसको आप अभी छोड़ दीजिए, मैं कमेंट में पिन कर देता हूँ, जब भी कोई ऐसा एरर आता है ना तो कमेंट जरूर पढ़ लिया कीजिए आप, क्योंकि मैं पिन कर देता हूँ उसको, इसको आप छोड़ दीजिए। प्रगति दुबे, इनको याद रखेंगे, निशानेबाजी करती है, शूटिंग रायसेन की है। सुबोध चौरसिया, ये सॉफ्ट बॉल खेलते हैं, इंदौर के हैं। आवारिया खान क्रिकेट खेलते हैं, इंदौर के हैं, ठीक है। नीरज राणा, नीरज राणा हॉकी खेलते हैं, ग्वालियर के हैं। धनंजय दुबे दिव्यांग वर्ग से आते हैं, मतलब ये पैरा खिलाड़ी है, याद रखिएगा, धनंजय पैरा खिलाड़ी है, टेनिस खेलते हैं और ग्वालियर से आते हैं। राजवीर सिंह पंवार मलखम खेलते हैं, उज्जैन से आते हैं। तो कितने खिलाड़ी हो गए टोटल भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 खिलाड़ी को विक्रम अवार्ड मिला है। क्यों गिने मैंने? क्योंकि मैं एमपीपीएससी को बड़े अच्छे से जानता हूं। मान लो पीएससी ने पूछ लिया कि इस बार कितने खिलाड़ी को विक्रम अवार्ड मिला है, तो अपन इधर उधर ना देखें, है ना, अपन अपने पेपर में देखें कि भैया 10 को मिला है। तो ऐसे ही हम एकलव्य को याद कर लें। आर्या डांगी, नाम ही डांगी है भाई, डांगी लोग होते हैं, गांव में कहते हैं डांगी, मतलब खतरनाक वाला आदमी। कयाकिंग कैनोइंग करती है भोपाल की, देखो सब भोपाल दिख रहे लाइन से इधर, है ना। अमन सिंह बिष्ट, अजय बिष्ट याद आ रहा है क्या तुम्हें? अमन सिंह बिष्ट, किसका नाम है अजय बिष्ट? मुक्केबाजी बॉक्सिंग, है ना, भोपाल। प्रज्ञा सिंह तलवारबाजी फेसिंग। आर्या चौक से, आर्य चौक से निशानेबाजी करती है, शूटिंग, भोपाल। सौम्या, सब भोपाल की। सौम्या तिवारी क्रिकेट, भोपाल। सौम्या तिवारी क्रिकेट, भोपाल। रितिका डांगी, देखो दोनों अलग है, ये डांगी रितिका है, ये आर्या है। तो आर्या कयाकिंग कैनोइंग खेलती है, जबकि रितिका डांगी नौका है। आप पीछे का डांगी मत याद कर लेना, आगे का भी याद करना, क्योंकि दोनों डांगी है, ठीक है। एक नौकायन करती है, कयाकिंग कैनोइंग करती है, दोनों चीजें अलग अलग है। एक राजगढ़ की है, एक भोपाल की है ना, ऐसे ही कंफ्यूजन होता है। अभिषेक परिहार सॉफ्ट टेनिस, देवास, ये सारे याद करके जाएंगे आप। पलक शर्मा है, ये पुलक नहीं है, पलक शर्मा तैराकी, इंदौर। खुशबू हॉकी, ग्वालियर, खुशबू हॉकी, ग्वालियर। दीपेश लश्करी, बढ़िया नाम है, जिम्नास्टिक करते हैं, उज्जैन के हैं। इंजल नागर, अंजलि नागर होगा ये, इंजल नहीं है, अंजलि नागर है, ठीक है, अंजलि नागर। ये टाइपिंग मिस्टेक है, मैं एरर कुछ होगा तो उसको कर लूं, क्योंकि ये फोटो खींच के सीधा सा टाइप करवाया गया है, इसलिए कहीं कहीं पर ये अंजलि नागर है, मलखम, उज्जैन, ठीक है। अंजलि या इंजलि जो भी होगा मैं उसमें कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपके क्या होगा भाई, मध्य प्रदेश के एकलव्य खिलाड़ी होंगे। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, गिनती आती है मुझे, नंबर नहीं लिखे ना इसलिए गिनना पड़ता है। फिर 11 है, तो एकलव्य 11, विक्रम 10, एकलव्य 11, विक्रम 10। याद हो गए? नहीं हुए मुझे पता है, याद करना है इसको अच्छे से, ठीक है। तो 2 3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। अभी तो 16 फरवरी है, तो आराम से करेंगे सोते सोते, ठीक है। तो इनको 2 4 बार पढ़ना पड़ेगा। आप सोचो आज क्या याद हो जाए, तो नहीं होंगे। चलिए आगे आते हैं। विश्वामित्र अवार्ड, आपको स्पीड कम लग रही है, ज्यादा लग रही है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार इसको कम ज्यादा कर ले, है ना, क्योंकि मैं इसीलिए रिकॉर्डेड डालता हूं ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो कि सर धीरे पढ़ाते हैं, सर फास्ट पढ़ाते हैं, इस प्रकार से। तो आप अपने अनुसार कर ले। विश्वामित्र अवार्ड की बात करते हैं, किसको मिलता है? कोच को मिलता है। अब ये लाइफ टाइम अचीवमेंट भी मिलता है और नॉर्मल भी मिलता है, जैसे द्रोणाचार्य मिलता है, ठीक है। तो विश्वामित्र की बात करें तो रश्मि मालवी बैडमिंटन, भोपाल, इनको मिला है। कौन सा? रश्मि मालवी जी को बैडमिंटन, भोपाल के लिए। अनिल धूपर, इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट विश्वामित्र अवार्ड, टेनिस के लिए। अब प्रभास जोशी भी मैंने साथ में लिख दिया है, तो प्रभास जोशी अलग से आप याद कर ले। ये मुजाहिद बेग को मिला है, जो कि मलखम के खिलाड़ी हैं, उज्जैन के, क्योंकि प्रभास जोशी मलखम के लिए मिलता है, 2013 से दिया जा रहा है, ठीक है। तो रेशमी मालवी को इस बार बैडमिंटन, भोपाल, विश्वामित्र अवार्ड। अनिल धूपर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, टेनिस। और प्रभास जोशी को मुजाहिद बेग, उज्जैन, जो है प्रभास जोशी अवार्ड मिला इनको, ठीक है। तो याद रखेंगे, रश्मि मालवी बैडमिंटन, अनिल धूपर लाइफ टाइम अचीवमेंट। चलिए भाई, मध्य प्रदेश की फसल स्थिति है, इसका एक पूरा का पूरा टेबल हमने बना रखा है। ये मध्य प्रदेश के स्थान है, पहला दूसरा तीसरा किस नंबर पर मध्य प्रदेश रहा है 2024 के मामले में, ठीक है। इसका पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं। सोयाबीन पहला स्थान है मध्य प्रदेश का। पूछे उत्पादन कितना होता है, तो 5.47 मिलियन टन, ठीक है।
चना प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश का, जितनी भी दालें हैं उनमें लगभग सभी में। तो 3.19 कुल दालें सभी में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। 6.18 कुल खाद्यान्न यानी कि चावल और गेहूं दोनों को मिला के, तो कुल खाद्यान्न में हमारा स्थान दूसरा है 3984। गेहूं दूसरा स्थान है 21.28, 21.28। ठीक है, तो गेहूं में हमारा स्थान जो है दूसरा है। कुल तिलहन की बात, ये एकदम लेटेस्ट डेटा है। कुल तिलहन की बात करें तो दो दूसरे नंबर के, मतलब ये जो नंबर है मध्य प्रदेश का दूसरे नंबर पे कुल तिलहन में। मक्के में हम तीसरे नंबर पे आते हैं। कुल पोषक मोटे अनाज में हम तीसरे, यानी कि टोटल मोटे अनाज में तीसरे और मक्के में भी तीसरे हैं। मूंगफली में हमारा स्थान तीसरा है और सरसों में भी हमारा स्थान तीसरा है। तो ये आपके एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट है उनसे रिलेटेड हो गया। तो सोयाबीन जरूर याद रखें, गेहूं याद रखें। एक तो गेहूं में हम दूसरे स्थान पर आते हैं और सोयाबीन में हम पहले स्थान पर आते हैं। ठीक है, तो अभी जो नया आपका डेटा है भारत सरकार का, उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में यह स्थिति अभी वर्तमान में है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर, आगे देखिए। अब कुछ एक्सप्रेसवे नए बने। दो तो पहले वाले आपको याद होंगे, मैं मान के चल रहा हूं। अटल प्रगति पथ जो पेपर में पहले पूछा जा चुका है, चंबल एक्सप्रेसवे जिसको हम कहते हैं, और नर्मदा एक्सप्रेसवे तो पुराने हो गए। तो एक 1300 किलोमीटर लगभग है नर्मदा वाला, जो कि छत्तीसगढ़ की बॉर्डर से लगा के मध्य प्रदेश की बॉर्डर तक आ रहा है। ठीक है, और एक है लगभग 300 किलोमीटर वाला, जो कि चंबल एक्सप्रेसवे है, चंबल नदी के किनारे पर। अभी 3 नए बन रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। एक है विंध्य एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 676 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे भोपाल सिंगरौली से जोड़ेगा, जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो यह एक्सप्रेसवे भोपाल को सिंगरौली से जोड़ेगा। सिंगरौली यूपी बॉर्डर से टच होता है, तो भोपाल और सिंगरौली को जोड़ेगा विंध्य एक्सप्रेसवे। लंबाई अगर पूछ ले भावुक होके तो 676 याद रखें। बुंदेलखंड विकास पथ बड़ा इंपॉर्टेंट है, 330 किलोमीटर लंबा है। झांसी ललितपुर देवास सागर को जोड़ेगा, जिससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी क्या होगी सर, बढ़ेगी। ठीक है सर। मालवा निमाड़ विकास पथ, मालवा और निमाड़ को जोड़ेगा, 450 किलोमीटर लंबा है, रोड बनेगा। इंदौर को अलीराजपुर से जोड़ेगा, जिससे राज्य के दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो इंदौर से किसको जोड़ेगा भाई, अलीराजपुर को जोड़ेगा। तो मालवा और पूरा का पूरा ये इलाका जो है इससे कवर रहेगा। तबला दिवस 15 दिसंबर को मनाया जाता है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। स्पेशल मेंशन अवार्ड बुरहानपुर को दिया गया था, एक जिला एक उत्पाद के लिए। ठीक है, केला का उत्पादन ये करता है, केला उत्सव भी यहाँ पे मनाया गया था। पीएम जनमन योजना जो है, पीएम जनमन योजना, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी शिवपुरी से। राज्य स्तरीय वन मेला भोपाल में आयोजित किया गया, राज्य स्तरीय वन मेला भोपाल। 89 जो विकास खंड है इसमें ई लाइब्रेरी खुलेगी, यानी कि जो आदिवासी विकास खंड है 89, इसमें ई लाइब्रेरी खुलेगी। आईआईटी सैटेलाइट परिसर उज्जैन में है। आईआईटी सैटेलाइट परिसर कहां पर है, उज्जैन में। पहला आईआईटी सैटेलाइट परिसर उज्जैन में। स्काई डाइविंग फेस्टिवल उज्जैन में मनाया जाएगा, दूसरा है, दूसरा संस्करण। अवनीश तिवारी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है, इनके राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो दिया गया है वो अवनीश तिवारी को दिया गया, जो कि बच्चा है छोटा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शेर है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देश के तेंदुए, यानी कि देश में सबसे ज्यादा जो तेंदुए हैं वो मध्य प्रदेश में, और उनकी संख्या कितनी है, 3907। तो टाइगर भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है और तेंदुए भी मध्य प्रदेश में। शरद पगारे जी जो है, इनको साहित्य का अकादमी अवार्ड मिला। साहित्य है ना, गलती से साहित्य हो गया है, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है 2023 के लिए। तो ये है गुलारा बेगम, गुलारा बेगम इनका उपन्यास है, उसके लिए इनको मिला है शरद पगारे जी को 2023 का साहित्य अकादमी अवार्ड। वीर भारत संग्रहालय बनेगा उज्जैन में। वीर भारत संग्रहालय कहां बनेगा, उज्जैन में बनेगा। मालती जोशी जिनका निधन हो गया हाल ही में, मालती जोशी जी ये साहित्यकार है, 2018 के अंदर इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। पलक शर्मा इंडोनेशिया के जकार्ता में गोताखोर है ये, और इनको जकार्ता के अंदर रजत पदक मिला है। किशोर सम्मान जो मिला है धर्मेंद्र जी को मिला है, धर्मेंद्र, सनी देओल बॉबी देओल के जो पिताजी है धर्मेंद्र, उनकी बात हो रही है। तो किशोर सम्मान दिया गया है। मैं मान के चल रहा हूं कि किशोर सम्मान कब शुरू हुआ और इसकी राशि कितनी है आपको पता होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो एटलीस्ट पता है, क्योंकि हमारी क्लास करंट अफेयर की है। किशोर सम्मान अभिनेता धर्मेंद्र जी को मिला है। लता मंगेशकर अवार्ड बड़ा इंपॉर्टेंट इस बार का, उत्तम सिंह और पार्श्व गायक एस चित्रा जी को मिला है। ठीक है, गोल्डन पार्क जो बनेगा, गोल्ड पार्क जो बनेगा वो रतलाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनेगा। तो गोल्ड पार्क कहां बनेगा, रतलाम जिले के अंदर बनेगा। सुरेश कुमार केत हमारे सीजीआई है, चीफ जस्टिस, सीजीआई कर रहा हूं मैं गलती से, हमारे जो हाईकोर्ट है उसके चीफ जस्टिस है ना, तो गलती से सीजीआई लिखा हुआ है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार केत चीफ जस्टिस है हमारे हाईकोर्ट के। धार्मिक न्यास विभाग जो है वो उज्जैन ट्रांसफर हो गया, यानी कि पहले भोपाल में था, तो अब धार्मिक न्यास जो विभाग होगा वो अब कहां होगा, उज्जैन में होगा।
राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन भोपाल में आयोजित हुआ है। राष्ट्रीय, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन भोपाल। गौरी सोमनाथ मंदिर काफी चर्चाओं में रहा था, ये कहां पर है? खरगोन में। ठीक है, गौरी सोमनाथ टेम्पल कहां है? खरगोन में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो ब्रांड एम्बेसडर है उनका नाम है भावना डहरिया। ठीक है। जॉर्ज कुरियन हमारे यहाँ से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए निर्विरोध, क्योंकि ज्योतिराज सिंधिया जी लोकसभा में जीत गए थे इसलिए उनकी सीट खाली हो गई थी। तो राज्यसभा की उस सीट पर जॉर्ज कुरियन जीते हैं, जो कि मध्य प्रदेश से नहीं है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा में कोई भी कहीं से लड़ सकता है, तो बीजेपी ने जॉर्ज कुरियन जी को निर्विरोध निर्वाचित करवाया है। मुख्य सूचना आयुक्त विजय यादव है। कैलाश मकवाना हमारे नए डीजीपी बन गए। तो कैलाश मकवाना जी हमारे क्या है भाई? नए डीजीपी हैं। ठीक है सर, तो ये पूरा एमपी का करंट अफेयर था। और खास तौर पर जो चीजें मध्य प्रदेश पीएससी पूछता है उसके पीवाईक्यू के एनालिसिस के आधार पर इस क्लास को बनाया गया था। इसका पूरा पीडीएफ टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप लोगों का ऐसा ही सहयोग बना रहे। कल हम इसके अंदर यूनिट जो आपका 9 है उसको लेकर भी एक सेशन लेकर आएंगे, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप निरंतर जो है पीएससी प्री के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज किसी न किसी संस्था की लगाते चले, और 10 तारीख तक टेस्ट लगाए, उसके बाद टेस्ट न लगाए, ये मेरी व्यक्तिगत सलाह आप लोगों को रहेगी। टेस्ट सीरीज में कितने भी नंबर आए ये मैटर ही नहीं करता है कि पेपर कैसा आने वाला, पेपर बिल्कुल अलग आएगा। और निश्चिंत रहिए, जो आपने पढ़ा है वही आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद। सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें प्यारे दोस्तों, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि जो मैं आपके लिए कर रहा हूं वो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ठीक है।